Good morning, students. Yesterday we read half of the chapter where we learned that who is Curry and how much he ate, and the playful and sensitive nature of Curry, and how he saved a boy from drowning, and how much he liked taking bath in the river. तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी करी के बारे में, and how the writer, who is the writer of this chapter, took care of Curry and उन दोनों के बीच का क्या रिलेशन था. ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था. Today we have to start with the second half. Part 2 will be doing the second half of the chapter. So we'll start. Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him where he was naughty, he was up to more mischief than ever. So जो Curry था, करी एक बेबी की तरह था, एक छोटे से बच्चे की तरह था. क्यों था भाई? बिकॉज अगर आप उसको नहीं बताओगे कि वो कहाँ पे शैतानी कर रहा है, सपोज़ उसने कुछ शैतानी करी, अगर आप उसको नहीं बताओगे कि तुमने गलत किया, तो वो और ज़्यादा शैतानियाँ करने लगता था. तो ही वॉज जस्ट लाइक अ बेबी, क्योंकि बेबीज़ को हमें बहुत बार स्कोल्ड करना पड़ता है, डांटना पड़ता है ना, उनको थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है, तभी वो समझते हैं. तो सेम वॉज विद करी. इसमें राइटर ने एक एग्जाम्पल बताया है, जो इसमें इंसिडेंट बताया गया है. वन डे somebody gave him some bananas to eat. Very soon he developed a great love for ripe bananas. तो एक दिन क्या हुआ कि जो करी था उसको किसी ने बनानास दिए, लेकिन करी तो ट्विक्स खाता था. मैंने आपको बताया था, छोटी जो टहनियाँ होती हैं, कच्ची टहनियाँ, वो पसंद थी उसको. लेकिन किसी ने एक बार उसको एक बनाना दिया, एक पका हुआ बनाना दिया, तो उसको बनानास को लेकर के बहुत ज़्यादा उसको खाने का मन किया. वो बहुत खाने लग गया बनानास. We used to keep large plate of fruit on a table near a window in the dining room. One day, all the bananas on the table disappeared, and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. तो ऐसा क्या हुआ कि एक बार वहाँ पे क्या होता था, जो राइटर था उसके घर में डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, वहीं पर ही वो एक टेबल के पास बहुत सारे फ्रूट्स रखा करते थे. ठीक है, जिसमें वो बनानास रखते थे. तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह जब देखा तो सारे के सारे फ्रूट्स गायब हो गए. तो सबको लगा कि जो यहाँ पे जो काम करने वाले सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उन्होंने ही ज़रूर खाया होगा, और उनको बहुत डांट पड़ी. A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. और दोबारा एक बार ऐसा फिर हुआ. उस वक्त ये बोला गया, जो सारा इल्ज़ाम था वो किस पे डाल दिया गया? जो राइटर था उस पर. लेकिन उस राइटर को पता था, ऑथर को पता था कि उसने ऐसा नहीं किया है. It made me very angry with my parents and the servants, for I was sure they had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. This surprised me very much, for I had never seen fruit there, and as you know, he had always lived on ट्विक्स. तो जो ऑथर था, जब उस पर ब्लेम आया, उस पर इल्ज़ाम आया फ्रूट्स खाने का, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसको पता था कि उसने नहीं खाया. उसको ये लगा कि ज़रूर सर्वेंट्स ने ही खाया होगा. लेकिन वो क्या करता, उसको कोई प्रूफ नहीं था. एक बार क्या हुआ, एक बार फिर से फ्रूट्स गायब हुए. तो जो ऑथर था उसने देखा कि जो बनाना है, एक बनाना करी के पवेलियन, जहाँ करी रहा करता था, वहाँ पर एक बनाना पूरी तरीके से स्मैश, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में वहाँ पे पड़ा हुआ है. और ये ऑथर को बहुत सरप्राइजिंग लगा, बिकॉज उसके हिसाब से ऑथर को ये पता था कि करी को ट्विक्स खाना पसंद है, फ्रूट्स तो वो खाता ही नहीं था. Next day, while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruit from the table, without my parents' permission, a long black thing, very much like a snake, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. और एक दिन क्या हुआ, एक बार जो ऑथर था वो डाइनिंग रूम में ऐसे बैठा हुआ था, और उसको कुछ फ्रूट्स खाने का मन कर रहा था, पर वो थोड़ा सा डर गया था, बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो एक भी फ्रूट लेगा तो फिर लोगों को लगेगा कि वही फ्रूट खा रहा है. तो वो ये सोच में पड़ा था कि क्या उस अपने पेरेंट्स के परमिशन के बिना क्या वो फ्रूट्स उठा ले. तो वो बैठा हुआ था, सोच रहा था, उसको एकदम से एक लॉन्ग ब्लैक थिंग नज़र आई, जो कि उसको लगा कोई स्नेक है, और जो विंडो से अंदर आई और बनानास लेकर के डिसअपियर, मतलब गायब हो गई.
I was very much frightened because I had never seen snakes eat bananas and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruit. तो जो ऑथर था उसको ये बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गया, बहुत डर गया, बिकॉज उसने कभी भी नहीं देखा था कोई स्नेक बनाना ले जाते हुए, क्योंकि स्नेक जनरली बनानास नहीं खाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा ज़रूर ये कोई भयानक, बहुत ही बड़ा भयानक टेरिबल स्नेक होगा जो कि इस तरीके से छुप छुप के अंदर आ रहा है और सारे के सारे फ्रूट्स ले जा रहा है। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, रैन आउट ऑफ द हाउस। मैं धीरे धीरे, स्क्रैप्ड आउट मतलब धीरे धीरे बाहर निकला रूम के, बिकॉज जो ऑथर था वो बहुत डरा हुआ था। धीरे धीरे रूम के बाहर निकला और जैसे ही उस रूम से बाहर आया उसके बाद उसने दौड़ लगा दी, रैन आउट ऑफ द हाउस, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑफ ऑल ऑफ अस। और ऑथर को ये लग रहा था कि वो जो स्नेक है वो दोबारा घर के अंदर आएगा, सारे फ्रूट्स दोबारा से लेके जाएगा और सबको मार देगा, सारे फैमिली मेम्बर्स को मार देगा। वो इतना ज़्यादा डर गया था। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. जैसे ही ऑथर बाहर भागा डर के मारे, उसने देखा कि जो करी है उसकी बैक उसको नज़र आई, जहाँ पे उसका पवेलियन में, जहाँ पे उसका रहता था, जहाँ उसका घर था, और उसको लगा कि मुझे करी के पास चले जाना चाहिए क्योंकि उसको एक कंपनी की ज़रूरत थी, तो ताकि वो थोड़ा सा घबराए कम। जब हम भी डर जाते हैं तो हमें अपने साथ कोई ना कोई चाहिए होता है ना, जिससे हम बोल सकें, बता सकें। तो उसको भी लगा चलो मैं करी के पास चला जाता हूँ, थोड़ा मेरा डर ख़त्म हो जाएगा। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड him there eating bananas. I stood still in astonishment. The bananas were lying strewn all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और जैसे ही वो गया करी के पास कि चलो मैं करी के पास जाता हूँ, थोड़ा उससे बातें करूँगा, देन मैं ठीक हो जाऊँगा, तो जो ऑथर था उसने देखा कि वो वहाँ पे बैठ करके क्या खा रहा है, बनानास खा रहा है, जो भी उसने देखे थे अंदर जो चोरी हुए थे। और वो इतना सरप्राइज हो गया, अस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, ओके, इतना सरप्राइज हो गया कि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि करी इस तरीके की हरकत कर सकता है। और उसने देखा कि जो बनानास है वो स्ट्रून ऑल अराउंड हिम, मतलब बिखरे हुए हैं आसपास उसके सारे, और वो एक एक करके अपने ट्रंक से उनको ले रहा है और खा रहा है। दैट इंस्टेंट the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was a thief. और जैसे उसने अपनी सूंड से ऐसे वो बनानास लिए जो उसके आसपास फैले हुए थे, तब उस ऑथर को समझ में आया कि अच्छा ये जो ट्रंक है ये स्नेक जैसी लग रही थी, लेकिन ये स्नेक नहीं है, ये करी है, करी की ट्रंक है, करी की सूंड है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was curry and not I had not eaten all those fruits these many weeks. और मैंने उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि भाई, क्योंकि वो एक बड़ा ऐसा इंसिडेंट था कि बहुत हंसने वाला इंसिडेंट था बड़ा, क्योंकि ऑथर को नहीं लग रहा था कि करी ऐसी चीज़ करेगा, तो उसने बहुत खुशी खुशी, बहुत ही मजाक में अपने पेरेंट्स को ये बताया कि अभी तक जिसको आप समझ रहे थे कि जो सर्वेंट्स खा रहे हैं फ्रूट्स, जो मैं खा रहा हूँ फ्रूट्स, वो मैं और सर्वेंट्स नहीं खा रहे थे। वो कौन खा रहा था इतने टाइम से? वो करी खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। तो उसके बाद मैंने उसको डांटा, जैसे कि पहले ही एक बता दिया गया है कि करी किसके जैसा था, एक बेबी की तरह था, तो कोई भी गलती करता था तो उसको डांटना बहुत ज़रूरी होता था। तो जो ऑथर था उसको डांटा, उसने उससे ये बोला कि अगली बार अगर मैंने तुम्हें फ्रूट्स चुराते हुए देखा देन यू विल बी विप्ड, मतलब तुम्हारी पिटाई होगी। विप का मतलब होता है मारना किसी को, तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी अगर अगली बार इस तरीके की हरकत करोगे। He knew that we were all angry with him, even the servants. तो एलिफेंट जो करी था उसको पता चल गया कि सबके सब कितना ज़्यादा गुस्से में हैं, जो सर्वेंट्स हैं वो भी गुस्से में हैं। His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. उसका जो गुरूर था वो इतनी तरीके से बहुत ज़्यादा उसको बुरा लगा, और उसको इतना बुरा लगा कि उसने उस दिन के बाद से, उस इंसिडेंट के बाद से डाइनिंग रूम की कोई भी चीज़ नहीं चुराई। तो इस इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि जो करी था वो बहुत ही सेंसिटिव था, और उसको अगर डांटो किसी भी चीज़ के लिए तो वो बहुत अच्छे से समझ जाता था कि सब लोग नाराज़ हैं और वो दोबारा
वो हर चीज़ दोबारा नहीं करता था. एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वील्ड एज इट टू थैंक देम. और इसके इंसिडेंट के बाद से अगर कभी भी कोई उसको कोई फ्रूट देता था तो वो क्या करता था, स्क्वील्ड मतलब एक अलग तरीके की आवाज़ निकालना, खुशी के मारे उनको थैंक करने के लिए जोर से आवाज़ लगाता था और उनको थैंक्स बोलता था. एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. तो एलिफेंट के नेचर के बारे में ये बताया गया है, ऑथर ने ये बताया है कि एलिफेंट जो होता है अगर कोई गलती करे और अगर आप उसको डांटो तो वो डांट खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो कभी कुछ नहीं कहता. लेकिन अगर आप उसको बिना किसी बात के डांटो और उसको परेशान करो देन ही विल पे यू बैक इन योर ओन कॉइन. मतलब कि पे यू बैक इन योर ओन कॉइन का मतलब होता है ट्रीट समवन एग्जैक्टली द सेम वे दे हैव ट्रीटेड यू. जिस तरीके से सामने वाले ने आपको ट्रीट किया है आप भी उसको उसी तरीके से ट्रीट करोगे, इसका मतलब ये होता है. तो जो करी था, अगर उसको आप कोई एलिफेंट होता अगर आप उसको विदाउट एनी रीज़न डांटो या उसको मारो तो आपको भी साथ भी वही करेगा. कभी आगे जा कर के वो आपको भी मार सकता है या आपको भी परेशान कर सकता है. An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast, and when to go slow. You teach him these things as you teach a child. If you say that and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down. Similarly, if you say Mali and pull his trunk forward, he will gradually learn that it is the signal to walk. तो इसमें ये बताया गया है कोई भी एलिफेंट जो होते हैं उनको बहुत ज़रूरी होता है उनको ट्रेन करना, उनको सिखाना कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ भागना है और कब स्लोली कम भागना है. उनको ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, एलिफेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है. धत का मतलब क्या होता है, अगर आप उनको धत बोलो और उनके कान को खींचो तो वो सीधे के सीधे बैठ जाएंगे. ये एक सिग्नल होता है धत मतलब, और आप कान को ऐसे पकड़ोगे तो मतलब एलिफेंट को नीचे बैठना है. सिमिलरली अगर आप माली बोलेंगे और उसकी ट्रंक को ऐसे खींचेंगे आगे में, सूट को ऐसे खींचेंगे तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल है किसका, आगे बढ़ने का. Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. तो जो हम करी था उसने माली तो सीख लिया, माली मतलब आगे बढ़ना तो सीख लिया, जो सिग्नल था माली कह करके जो सिग्नल देते थे एलिफेंट्स को, वो तो उसने 3 लेसन्स में ही सीख लिया. लेकिन धत सीखने में उसको बहुत टाइम लगा. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. वो बैठना चाहता ही नहीं था, वो बैठने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शरारती भी था, नोटी भी था. इस कारण से भी उसको सीखने में बहुत टाइम लगा. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder. It is therefore better to teach him to sit down by saying that, so that you can climb upon his back, for who would want to carry a ladder around all the time. ये ऑथर ये बता रहा है कि आपको जो धत है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एलिफेंट को सिखाने में. क्यों? एक तो धत का मतलब होता है कि बैठना. अब क्या होता है, अगर एलिफेंट छोटा है तब तो कोई परेशानी नहीं होती, आप उसके पीठ में आराम से चढ़ जाते हो. लेकिन धीरे 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 एलिफेंट का साइज़ बढ़ता रहता है और आपको उसको धत सिखाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर आप उसको धत नहीं सिखाओगे, वो नीचे नहीं बैठेगा, तो आपको उसकी पीठ में क्या कैसे चढ़ना पड़ेगा, एक लैडर, एक सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा. तो आप हमेशा तो एक लैडर अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, अपने साथ लेकर के तो नहीं घूम सकते हो भाई आप कोई भी सीढ़ी. तो आपको धत सिखाना बहुत ज़रूरी है किसी भी एलिफेंट को. सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है धत. ओके. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. अब ऑथर ने बताया हमें एक मास्टर कॉल के बारे में, जो क्या होता है, जो सारे एलिफेंट्स जो एलिफेंट्स के ओनर होते हैं वो एलिफेंट्स को सिखाते हैं. मास्टर कॉल सिखाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है और इसको एलिफेंट को सीखने में काफ़ी टाइम लगता है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. आप सोच लीजिए 5 साल कितने ज़्यादा होते हैं. 5 साल तक उसको रोज़ ही मास्टर कॉल सुनानी होगी, सिखानी होगी, तभी जाके वो सीखेगा. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड as if a snake and tiger were fighting with each other. तो जो मास्टर कॉल क्या है, एक मास्टर कॉल एक बहुत ही हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड, मतलब एक बहुत ज़ोर से लॉन्ग लाउड साउंड, ज़ोर से आवाज़ और बहुत देर तक की आवाज़ निकाली जाती है. जैसे कि इस तरीके से निकाली जाती है जैसे कोई स्नेक और टाइगर अपने एक दूसरे से लड़ रहे हों, इस तरीके से वो आवाज़ आनी चाहिए. तो आवाज़ भी सीखना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और सिखाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था.
एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ साउंड इन हिज ईयर, और उसके कान के पास जा कर के ये साउंड उसको सुनानी पड़ती है। तो ये जो ये साउंड है हिसिंग एंड हाउलिंग, ये बहुत बड़ी बड़ी मतलब लाउड साउंड होती है, और इस तरीके से होती है कि आपको ऐसा लगे, हमें कोई दूसरा सुने तो ऐसा लगे कि जैसे एक स्नेक जैसे करता है ना, ऐसे करके जो आवाज़ निकालता है, हिसिंग की साउंड आप बोलते हो वो, और एक टाइगर की साउंड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। And do you know what you expect an elephant to do when you give him the master call? If you are lost in the jungle and there is no way out and everything is black except the stars above, you dare not stay very long anywhere. The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. This frightens all the animals away. तो क्या होता है, मास्टर कॉल क्यों देता होगा कोई? अगर कभी सपोज ऐसा होता है, कोई आदमी जंगल में फंस गया, ठीक है, अब वो घर की तरफ आने में उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, या फिर क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं एलिफेंट्स, जैसे कि जो ऑथर था वो भी जंगलों में चला जाता था लकड़ियाँ उठाने के लिए, तो ओनर भी क्या होता है कि अपने एलिफेंट्स को बाहर छोड़ देते हैं, अपना जंगलों के अंदर चले जाते हैं बहुत सारे काम वगैरह करने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो थी, तो जो कभी कोई ओनर जो है, अभी कोई जो एक आदमी अगर उसका वो खो जाए वहाँ पे, तो तब वो एक मास्टर कॉल लगाता है एलिफेंट को। अगर वो नहीं ढूंढ पा रहा है अपना घर, वापस नहीं आ पा रहा है, तो जहाँ भी वो एलिफेंट होगा, अगर वो मास्टर कॉल उसको सुनाई दे गई तो क्या करेगा, एकदम से उसके आगे जो भी ट्री होंगे वो उसको तोड़ने लग जाएगा अपनी सूट से। ऐसा वो करता है जैसे ही, तो उसके क्या होता है कि जो सारे एनिमल्स होते हैं जंगलों में, वो क्या होते हैं, डर जाते हैं। एज द ट्री comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. You can see them in the moonlight, and you can almost see the stacks running in all direction below. You can hear the growl of the tiger in the distance. Even he is frightened. तो इतनी ज़ोर से अपने ट्रंक से सारे के सारे ट्रीज़ को गिराने लगता है कि वहाँ के आसपास सारे एनिमल्स, मंकीज़ इतना घबरा जाते हैं कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाने लगते हैं। और जो स्टैक्स होते हैं, जो मेल डियर होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। इवन जब द टाइगर, अगर टाइगर भी होगा ना, वो भी डर जाता है, इतनी वो खतरनाक आवाज़ से सारे के सारे पेड़ गिराने लगता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट, और ऐसे करते करते वो ट्रीज़ को गिराते रहता है। तो यू कैन इमेजिन हाउ पावरफुल एन एलिफेंट इज़। इतना उसमें एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि वो कितने सारे पेड़ गिरा सकता है। तो यही रीज़न है कि एलिफेंट से टाइगर भी डरता है, बहुत सारे एनिमल्स एलिफेंट से डरते हैं। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और ये जब वो ऐसा करता है तो वो आपके लिए एक रास्ता बना लेता है, जहाँ पे आप हो वहाँ से आपका पूरा घर तक का आपको पहुँचाने में मदद करता है। तो इन दिस वे मास्टर कॉल जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही कारण है कि इसको सिखाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और एक एलिफेंट के लिए सीखना भी। लेकिन जब एलिफेंट सीख जाता है तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। अभी के आज के चैप्टर में आपने सीखा कि कैसे करी जो था वो बहुत ज़्यादा नॉटी था, शैतान था, किस तरीके से उसने बनानास, जो राइप बनानास होते थे, वो किस तरीके से वो चुराया, और कैसे ऑथर को पता चला कि जो थीफ है वो करी है। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि किस तरीके से जो एलिफेंट था वो डांटने में, जब उसको डांटा जाता था, वो चीज़ दोबारा, करी जो था, करी को जब ऑथर डांटता था तो दोबारा वो गलती नहीं करता था। इसके अलावा हमने सीखा कि एलिफेंट्स को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, जैसे कि उनको नीचे बैठाना, धत कह के उनको नीचे बैठाना पड़ता है, माली करके उनको आगे बढ़ाना पड़ता है, और एक मास्टर कॉल के बारे में भी हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में पढ़ा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आज का आपका होमवर्क है, यू हैव टू रीड द चैप्टर वंस अगेन, ब्रिंगिंग अप करी, और आप देखिएगा, इसको दोबारा पढ़िए, एंड देन टुमारो वी विल स्टार्ट दी एक्सरसाइजेज। जो ये आंसर हैं कल मैं आपको भेजूँगी, ये आप कहाँ करेंगे, अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपकी कॉपी में, बुक में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे गए हैं, जो आप हमेशा पहले भी करते आए हो, वो अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर का नेम डाल के राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, and tomorrow we will do the question answer. Okay students, take care, and we will see you tomorrow. Bye.